Assalamu alaikum everyone. Welcome to Royal Podcast Series Episode 2. This is your host अस्वा उस्मानी और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज हमारे साथ एक ऐसा नाम मौजूद है। आप जब भी किसी सोलर के इवेंट पे जाते हैं, सोलर की एग्जीबिशन पर जाते हैं, आई नो हम सबकी आंखें सिर्फ एक ही शख्स की तलाश में होती हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि हम कोई सोलर का एग्जीबिशन, सोलर का कॉन्फ्रेंस या कोई भी इवेंट मिस कर दें, तो हमें पता है कि हमने सिर्फ एक ही प्रोफाइल खोलनी है, एक ही पेज पर जाना है जहां हमें तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने सही गेस किया। मैं बात कर रही हूं द वन एंड ओनली सोलर एनर्जी के इन्फ्लुएंसर मिस्टर वकास खलीक, सीईओ स्मार्ट सोलर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच अस्फा। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। ठीक है, एक तो आपने मेरा बड़ा हैवी सा इंट्रोडक्शन करवा दिया। फिर ये एक रियलिटी है और हम सब जानते हैं हमारी आंखें आपकी हमेशा मुंतज़िर होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज हम बात करेंगे उन तमाम चीज़ों के बारे में, उन कुछ सवालों में जो हमें कोटेशन में नहीं मिलते। तो रेडी है ना आप? वकास साहब, आपने पर्सनली कितने केस ऐसे देखे हैं जहाँ पे कस्टमर सिर्फ प्राइस देखकर लोकल इंस्टॉलर चूज़ कर लेते हैं और बाद में 12 से 18 महीने में वो उन्होंने जो एक गलती की होती है कम प्राइस में प्रोडक्ट परचेज करने की, उसका रिग्रेट होता है उनको? देखिए, आजकल तो बहुत ज़्यादा सोलर के जगह जगह इंस्टॉलर्स आ गए हुए हैं। तो पहले तो ऐसे केसेस कम होते थे, लेकिन अब रिसेंटली तो मेरे ख्याल से 60 से 70% ऐसे कस्टमर्स हैं जो लोकल इंस्टॉलर्स को चूज़ कर रहे हैं और वो बगैर देखे कि उस इंस्टॉलर के पास कोई सर्टिफिकेशन है, पीईसी है, एईडीबी है, या उसका कोई प्रॉपर ऑफिस है या नहीं है, या कल को आफ्टर सेल देगा या नहीं देगा, ये सब कुछ देखे बगैर ही सिस्टम लगवा लेते हैं। और उसके बाद 7-8 महीने के बाद जब कुछ छोटे मोटे मसले आते हैं तो वो उस इंस्टॉलर को भी ढूंढ रहे होते हैं, उसकी शॉप को भी ढूंढ रहे होते हैं, दोनों चीज़ें नहीं मिल रही होती, और इवेंचुअली वो फिर कोई एक रिलायबल बंदे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंगली जो लोकल इंस्टॉलर्स हैं जितने भी हैं, उनमें से सबसे कॉमन ट्रैप कौन सा होता है? पैनल्स, इन्वर्टर या सिस्टम साइजिंग? और अगर मैं बात करूं तो कस्टमर यूजुअली कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं? देखिए, लोकल इंस्टॉलर जो है वो उसकी मेन उसका जो अपना फोकस होता है अपने इंस्टॉलेशन बेचना, और इंस्टॉलेशन में वो बहुत नॉमिनल से चार्जेस चार्ज कर रहा होता है। उसके पास कोई इंजीनियरिंग, उसके पास कोई डिज़ाइनिंग, इस तरह की कोई फैसिलिटी तो होती नहीं है। उसने जो अपने इर्द गिर्द देख के उसको देखा होता है कि किस तरह से तारें जोड़नी है, किस तरह से इन्वर्टर को जोड़ना है और बैटरी को जोड़ना है, ये 3-4 चीज़ें उसको पता होती हैं। उसने अपने डेली वेजेस निकाल ली हैं, अपने बंदों की डेली वेजेस निकाल ली हैं, उस पर थोड़ा सा मार्जिन रख के अपना सिस्टम बेच देना है। वो ज़्यादातर ये कोशिश कर रहा होता है कि पैनल्स वाले के पास ले जाता है, पैनल के इंपोर्टर के पास या ट्रेडर के पास, उससे पैनल परचेज करवा लेता है, इन्वर्टर के पास इन्वर्टर वाली कंपनी के पास ले जाता है, और इसी तरह बैटरी वाली कंपनी के पास से बैटरी उठवा देता है। कस्टमर को फॉर द टाइम बिंग लग रहा होता है कि उसने सस्ता सिस्टम लगवा लिया है, लेकिन लॉन्गर रन में जब उसको एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलती और एक अच्छी क्वालिटी का डिज़ाइन सिस्टम नहीं मिलता तो उसको फ्लॉज आना शुरू हो जाते हैं उसके पास, और इवेंचुअली फिर कस्टमर सर पकड़ के बैठ जाता है। ये वो बात हो गई ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। ऑब्वियसली ये तो और इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, ये मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूँगी कि इस फील्ड में जैसे अभी आपने बात की कि लोग इधर उधर से देख के समझ लेते हैं कि बस थोड़ी सी वायरिंग है, इसी को ऐसे करना है, तो टेक्निकल ट्रेनिंग की कितनी कमी है? देखिए, इसमें कुछ हद तक अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग सेशंस की भी है का प्रॉब्लम है, क्योंकि एज ऑफ टुडे हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पर कोई सोलर की ट्रेनिंग दिलवाई जाती हो। कोई मास्टर्स की कोई डिग्री नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, कोई किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे नॉलेज में नहीं है। छोटे मोटे जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर कुछ छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, वो भी इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल बेसिस पे नहीं होते। जो बुक्स के अंदर लिखा है वही चीज़ें उनको बता देते हैं, सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता देते हैं, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बता देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स आती हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, पीवी सिस्प सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, पीवी सोल यूज़ करना है, हीलियोस्कोप यूज़ करना है, इस तरह के डिज़ाइन टूल्स दिखाने वाला, सिखाने वाला कोई इदारा मौजूद नहीं है। अच्छा, आपकी बात सुनकर ही मैं एक गहरी सोच में चली गई कि इस बारे में तो शायद अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है कि कोई टेक्निकल ट्रेनिंग सेशंस या इंस्टीट्यूट या कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। ये बिल्कुल लोग अपने हिट एंड ट्रायल के तौर पे या अपने सीनियर से सीख रहे हैं, कोई ऐसे सर्टिफिकेशन नहीं। Exactly. इंडस्ट्री में कितना काम एक्चुअल इंजीनियरिंग होता है और कितना काम सिर्फ सेलिंग ऑफ किलोवाट्स एंड नंबर? इंजीनियरिंग में थोड़ा सा लोगों की प्रेफरेंस होती है, क्योंकि बड़ा सिस्टम होता है, महंगा सिस्टम होता है, तो लोगों की प्रेफरेंस ये होती है कि प्रॉपर डिज़ाइंड और इंजीनियर्ड सिस्टम बने। लेकिन एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इंजीनियरिंग का जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक या डिज़ाइन सिस्टम जो है वो कोई 10-1% ही है। बाकी 90% में
जो बाकी के रह जाते हैं 90%, उनमें कोई 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो लोकल इंस्टॉलर से भी सिस्टम लगवा लेते हैं, नॉर्मल सिस्टम भी लगवा लेते हैं, और बाकी के लोग हैं जो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि किसी अच्छी ईपीसी कंपनी से सिस्टम लगवा ले। लेकिन ईपीसी कंपनी से सिस्टम लगवाना और प्रॉपर डिज़ाइन सिस्टम, दोनों में फ़र्क है। चलिए, नंबर्स तो ऐसे हैं कि जिन पे काफ़ी ज़्यादा सोचने की अभी ज़रूरत है। सो आपके एक्सपीरियंस में जब इंस्टॉलर लोड प्रोफाइल के बेसिक सवाल भी नहीं पूछ पाता, जैसे कि पीक लोड, शिफ्ट्स, नाइट यूसेज, और फिर भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस करता है, तो कस्टमर को ऐसी सिचुएशन में क्या समझना चाहिए? देखिए, कस्टमर को ऑब्वियसली सबसे पहली तो सबसे बड़ी गलती कस्टमर खुद ही कर रहा होता है। जब वो सस्ते की तरफ जा रहा होता है, जब वो एक लोकल इंस्टॉलर की तरफ जा रहा होता है, तो उसको एक बात तो अंडरस्टूड होनी चाहिए कि वो अपने सिस्टम पे, अपने डिज़ाइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। उसके सिस्टम में उसको 100% आउटपुट नहीं मिलेगी, चाहे वो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि उसने क्या कर एग्जैक्टली क्योंकि एक इंजीनियर के डिज़ाइन किए हुए सिस्टम में और एक आम इंस्टॉलर के डिज़ाइन किए हुए सिस्टम में फ़र्क तो होगा। वो फ़र्क नज़र भी आता है। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ वारंटी क्लेम्स की, तो पाकिस्तान में वारंटी क्लेम प्रैक्टिकल में भी होती हैं या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही है? देखिए, सोलर इंडस्ट्री में तो अब वारंटी क्लेम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। हमने भी अपने सेशंस में, ऑनलाइन सेशंस के अंदर, मैंने अपनी व्लॉग्स में लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट कर दिया है कि हमेशा वही प्रोडक्ट लगाएं जिसकी वारंटी एंड आफ्टर सेल्स अवेलेबल हो। तो लोग अब कोशिश करते हैं कि अच्छी रिलायबल प्रोडक्ट लगाएं। पहले स्टार्ट में लोगों की कोशिश होती थी कि सिस्टम लगाएं, बेचें और उसके बाद भाग जाएं। अब सिर्फ स्टॉक ही उसका बिकता है जिसके पास प्रॉपर वारंटी सेंटर है, प्रॉपर आफ्टर सेल्स का सिस्टम है। तो मेरा कि नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में वारंटी एंड आफ्टर सेल्स का लोगों को इतना प्रॉब्लम है जितना लोग समझते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जस्ट ऐसे नहीं है कि आपने बस एक दफ़ा सोलर लगवा लिया और क्लोज। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर पूरा सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम की वारंटी एंड आफ्टर सेल्स लोगों को इतनी अच्छी नहीं मिल रही, क्योंकि अक्सर ईपीसी कंपनीज, छोटी ईपीसी कंपनीज सिस्टम लगाने के बाद लोगों का ख्याल नहीं रखती। बट अगर प्रोडक्ट की बात करें, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करें, तो उनके वारंटी सेंटर्स अच्छे हैं। बैटरीज के भी वारंटी सेंटर्स अवेलेबल हैं, इन्वर्टर्स के भी और पैनल्स के भी। अच्छा, जब कस्टमर कहता है कि ये सेम सिस्टम को, चाहे वो कोई भी सिस्टम है, मुझे 10-15 लाख सस्ता मिल रहा है, तो यूजुअली चीपर कोटेशन में क्या चीज़ मिसिंग होती है? देखिए, चीपर कोटेशन में जो सबसे मेजर जो मिसिंग चीज़ आ जाती है वो आ जाती है ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अक्सर जो नॉर्मल कंपनीज जो सस्ता दे रही होती हैं वो फेक या बी ग्रेड पैनल्स बेच रही होती हैं, या फेक या बी ग्रेड बैटरीज बेच रही होती हैं। देखने में सारे पैनल्स एक जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन अक्सर उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं होती, उनके पीछे उनके साथ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, वो सस्ते पैनल मिल जाते हैं। देन सेकेंडली, उनके पास प्रॉपर इंजीनियरिंग सिस्टम नहीं होगा। किसी कंपनी के पास पीईसी की सर्टिफिकेशन नहीं है, एडीबी का सर्टिफिकेट नहीं है। एडीबी इज रिक्वायर्ड फॉर सोलर इंस्टॉलेशन ऑफ एनी लार्ज साइज सिस्टम, जो ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड से आपको अप्रूव होना ज़रूरी है। तो हर कंपनी नहीं होती, तो जो कंपनीज नहीं है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा सस्ता सिस्टम लगा देती हैं। जिन कंपनी से प्रॉपर इंजीनियर्स नहीं रखे हुए, जो आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए या डिज़ाइन के लिए इंजीनियर्स नहीं रखे, तो वो वहाँ से पैसे बचा लेते हैं और कस्टमर को लग रहा होता है कि वो सस्ता लगा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो महंगा लगा रहा होता है, क्योंकि उसको 6-8 महीने के बाद दोबारा फिर से पैसे लगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये आई बिलीव कि ऑडियंस की तरफ से भी होगा, और मैं भी लाजमी पूछना चाहूँगी कि अगर आप खुद कस्टमर के तौर पर सोलर लगवाएं, तो कौन सी 3 चीज़ें आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि जिस कंपनी से मैं सोलर सिस्टम लगा रहा हूँ, कम से कम वो 5-6 साल पुरानी हो। अगर एक चीज़ की वारंटी मैंने 5 साल लेनी है, तो 2-3 साल पुरानी कंपनी से तो नहीं लूँगा। मैं ऐसी कोई कंपनी को कम से कम चूज़ करूँगा जिसके 5 साल तक फिजिकल ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद है, उसके पास कोई 15-20 लोगों का स्टाफ मौजूद है जो आफ्टर सेल्स सपोर्ट, अकाउंट्स, प्रॉपर सिस्टम जो कम से कम कैरी कर रहा होगा। मैं ये देखूंगा कि उसके पास पीसी एईडीबी की सर्टिफिकेशन मौजूद है, नहीं है, वो प्रॉपर एफबीआर से रजिस्टर्ड है, नहीं है। अगर वो एईडीबी सर्टिफाइड नहीं होगा तो कल को मैं उसके ऊपर क्लेम भी नहीं कर सकता। अगर सर्टिफाइड होगा तो उसको भी पता होगा कि मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर मैं कोई गलत सिस्टम लगाऊंगा। तो ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर देखूंगा अपने सिस्टम को लगाते हुए। फिर ये देखूंगा कि वो वारंटीज़ गारंटीज़ कितनी दे रहा है। वो वारंटीज़ गारंटीज़ उसको लेटर हेड के ऊपर, अपने लेटर कंपनी के लेटर हेड के ऊपर लिख के साइन स्टैम्प करके उसको देनी होंगी। अदरवाइज तो वारंटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग जुबानी कलामी वारंटी दे देते हैं, लिखवाते नहीं है। हमेशा लिखवा के लेनी चाहिए वारंटी। जी, अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो 3 चीज़ें आपने बताई हैं, कंपनी पुरानी हो, सर्टिफिकेशन हो, और वारंटी, आपको रिटर्न वारंटी दे। अगर आपके पास 1 साल के लिए पॉलिसी मेकिंग की अथॉरिटी हो, तो सोलर सेक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए आप कौन से अनपॉपुलर डिसीजंस लेंगे? देखिए, एज ऑफ टुडे मेरा ये ख्याल है कि बैटरीज के सेक्टर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। और बैटरीज, हर तरह की बैटरीज इंपोर्ट हो रही हैं। IP20, IP21 और हल्के से हल्के बी ग्रेड सेल्स वाली, रिसाइकल्ड सेल्स वाली बैटरीज भी इंपोर्ट हो रही हैं।
अगर मेरे पास इस तरह की कोई अथॉरिटी हो तो मैं एक अनपॉपुलर डिसीजन ये करूंगा कि मैं IP65 के अलावा बाकी तमाम बैटरीज के ऊपर बैन लगवा दूं, या एटलीस्ट मिनिमम IP54 बैटरीज इंपोर्ट करने की इजाज़त दूं, और IP20 को या जो बी ग्रेड वाली बैटरीज हैं उनको पाकिस्तान में इंपोर्ट होने से रोकूं। सेकेंडली, जो लोकल गली मोहल्लों में बैटरीज बनना शुरू हो गई हैं उनको भी बनने से रोकूं हमेशा, क्योंकि ये बैटरीज हल्की क्वालिटी की जो बन रही हैं, लॉन्गर रन में पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला आने वाला है। ये बैटरीज बर्स्ट होंगी, एक्सीडेंट्स भी क्रिएट होंगी और लाइफ रिस्क है। तो ऐसी बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में भी रोकूंगा और हल्की क्वालिटी की बैटरीज को पाकिस्तान में इंपोर्ट होने से भी रोकूंगा। यानी आप ज़्यादा काम बैटरीज पे करेंगे। जी बिल्कुल। ईवीज के बारे में आप क्या कहेंगे कि उसकी डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? अगला फ्यूचर सोलर के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है। मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ चुकी है। पाकिस्तान अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। अभी हमारे पाकिस्तानियों को इसके फ़ायदे नहीं पता, लोग अभी इससे डरते भी हैं, हालांकि ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत यूज़फुल चीज़ है ये। आप सुबह से लेकर शाम तक नॉन स्टॉप अपने ड्राइविंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और सोलर से अगर आपने चार्ज की होगी तो ऑब्वियसली उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। ना तो इसकी कोई रिपेयर मेंटेनेंस होती है, ना ही मोबाइल है, ना ही कोई प्लग्स वगैरह की कोई ट्यूनिंग करवानी पड़ती है। मैं खुद भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करता हूँ, और पिछले आपको अंदाज़ा करें कि पिछले 9-10 महीनों से मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ। और 9-10 महीनों में मैंने जब सिर्फ आउट ऑफ सिटी जाना होता है तो मैं अपनी पेट्रोल गाड़ी यूज़ करता हूँ और तभी पेट्रोल पंप पे जाता हूँ। अदरवाइज़ मैंने पेट्रोल पंप की शर्तें देखे हुए बड़ा अरसा हो गया। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है अपने सेकंड कार को इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ लेके आएँ। सोलर पैनल लगे होंगे, सोलर पैनल से चार्ज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग पड़ेगी। थोड़े से अगर आपके पास पैनल्स कम है तो आपको थोड़ा बहुत पैनल एनहांस करने पड़ेंगे। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लॉन्गर रन में जितनी आप लोगों ने बिजली के बिलों में बचत की है उससे ज़्यादा पेट्रोल में बचत कर सकते हैं। और बहुत बड़ी रेवोल्यूशन पाकिस्तान में भी आने वाली है अगले 3-4 सालों में। हम लोग टेक्नोलॉजी की थोड़ा सा लेट अडॉप्ट करते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अभी बहुत स्लो अडॉप्ट हो रही हैं। लेकिन लॉन्गर रन में मेरा ये ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग 20-25% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ज़रूर शिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी बहुत जल्दी आएंगी इंशाल्लाह। ये आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि पाकिस्तान अभी एक तो इनिशियल स्टेजेस पे है और मल्टीपल चीज़ों में, स्पेसिफिकली अगर बात करें टेक्निकल साइड की, पाकिस्तान अभी बहुत ज़्यादा पीछे है। और आई बिलीव कि आपके इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को अच्छी खासी अवेयरनेस मिली होगी, पता चला होगा कि ईवीज जो है दिस इज़ द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं अभी आपको बताती चलूँ, नेक्स्ट हमारा कुछ सेशंस होंगे नेट मीटरिंग पर, उस पर भी हम आपको लाजमी बुलाएंगे। आपने आना है, अभी ऐसे आपको इनवाइट है, आपने भी आना है, और इंशाल्लाह वकास मूसा साहब भी तशरीफ़ लाएंगे।